बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो स्टेरॉयडल ड्रग्स, ग्लूकोकार्टिकाइड और कार्टिकोस्टेरॉइड के नाम से रिलेटेड फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, तो स्टेरॉयडल ड्रग या कार्टिकोस्टेरॉइड्स या ग्लूकोकार्टिकाइड्स ये ऐसे ड्रग्स हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है इसमें स्टेरॉयडल रिंग होता है, साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफेनेंथ्रीन, पर हाइड्रो साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग इनमें होता है। ये जो रिंग है, ऐसा ड्रग जिनमें साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग हो, इनको हम स्टेरॉयडल रिंग कहेंगे। अच्छा, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो एड्रिनल कार्टिक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स का, इनसे मिलता है। ठीक है, तो इनमें बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, कुछ लॉन्ग एक्टिंग है, कुछ शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ मीडियम एक्टिंग है। इनकी एक फर्दर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है एंड इट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे आर डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, बेटामेथासोन, ट्राइएमसिनोलोन, फ्लूटिकासोन, एटसेट्रा। नो व्हाट इज़ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो ग्लूकोकार्टिकाइड या कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स हैं, ये ग्लूकोकार्टिकाइड ग्लोबुलिन रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके डायरेक्ट न्यूक्लियस में चला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये ग्लूकोकार्टिकाइड रिसेप्टर ग्लोबुलिन रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। ये जो है ना, ग्लूकोकार्टिकाइड ग्लोबुलिन रिसेप्टर में एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ग्लूकोकार्टिक अच्छा, तो हमारे पास जो दे में बी शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, दीज ड्रग्स इंक्लूड डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, बेटामेथासोन, ट्राइएमसिनोलोन एंड फ्लूटिकासोन। ठीक है, इसका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, ग्लूकोकार्टिकाइड या कार्टिकोस्टेरॉइड, इसमें ये जो ड्रग हमारे बॉडी में जाता है तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। डायरेक्टली साइटोप्लाज्म को ये क्रॉस करके ये चला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमारे पास होते हैं ग्लूकोकार्टिकाइड ग्लोबुलिन रिसेप्टर। ठीक है, तो ग्लूकोकार्टिकाइड ग्लोबुलिन रिसेप्टर के साथ ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये ग्लूकोकार्टिकाइड्स को बाइंड करके न्यूक्लियस के अंदर लेके जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ये जीन्स और डीएनए के साथ मिलता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट एक्शन प्रोड्यूस करता है। और मैसेंजर आरएनए को जो सिंथेसाइज करता है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करता है, जिसकी बुनियाद पे हमारे पास बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के नए प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, नए अमाइनो एसिड्स बनते हैं। वो जो नए अमाइनो एसिड्स हैं वो एनाबॉलिक भी हो सकते हैं, कैटाबॉलिक भी हो सकते हैं। कैटाबॉलिक वो होगा जो बॉडी वेट को कम करेगा, एनाबॉलिक वो होगा जो बॉडी वेट को ज़्यादा करेगा। ठीक है, इसके बाद है क्लिनिकल यूजेस। तो इसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, इम्यूनोसप्रेसेंट में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, अस्थमा में, ट्रामा में, एलर्जी में, और एमेटिक ड्रग, एंटी एमेटिक ड्रग के तौर पे हम कार्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उनके जो मुख्तलिफ डोजेज फार्म है, टेबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, इंजेक्शन है, टॉपिकल क्रीम्स एंड लोशंस हैं, इनहेलर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ये अवेलेबल है। ठीक है, हर एक ड्रग के लिए अलग अलग है। सही है, तो क्लिनिकल यूजेस इसका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हम अस्थमा में इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एलर्जिक कंडीशन है। अस्थमा किसी भी वजह से हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड भी हो सकता है, कोल्ड से भी हो सकता है, डस्ट से भी हो सकता है। ठीक है, अस्थमा में हमारे पास क्या होता है, ब्रांकोस्पाज्म होती है, रिस्पायरेटरी जो पैसेज है ये तंग हो जाता है, ब्रांको कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, तो जो एक्चुअली दिस इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। ठीक है, इसमें अटाकार्ड्स भी रिलीज़ होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनता है, हिस्टामिन भी बनता है, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन भी रिलीज़ होते हैं। तो हर एक को ब्लॉक करने के लिए मुख्तलिफ पाथवेज हैं। ठीक है, एंटी हिस्टामिन हम हिस्टामिन की रिलीज़ के लिए देंगे, इंसेड हम प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को प्रिवेंट करने के लिए देंगे। और जो कार्टिकोस्टेरॉइड है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन से बाद वाले स्टेप हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए हम कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन से पहले वाले जो स्टेप हैं फार्मेशन से, उस पे कार्टिकोस्टेरॉइड काम
नहीं करेगा, ठीक है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बन जाएगा उसके बाद जो स्टेप्स हैं उस पे कार्टिकोस्टेरॉइड काम करेगा। तो हम इसको अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज एन ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है, इसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को ट्रामा हुआ है, इंजरी, तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देयर आर सर्टन कंडीशंस ऑफ ट्रामा सच एज ब्रेन इंजरी इन विच वी कैन नॉट यूज़ कार्टिकोस्टेरॉइड। तो कुछ कंडीशंस ट्रामा के हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड को, लेकिन कुछ कुछ में हम यूज़ नहीं कर सकते। एलर्जिक कंडीशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन कम्बिनेशन विद डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है, मे बी सेडेटिव मे बी नॉन सेडेटिव। एंटीहिस्टामिन का जो टॉपिक है वो हमने इससे पहले डिस्कस किया है। इसके अलावा हम इनको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है सच एज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, CML ये ब्रैकेट में हमने लिखा है, या क्रॉनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया, इसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट दे आर नॉट द ड्रग्स ऑफ द फर्स्ट चॉइस, ठीक है। ये फर्स्ट चॉइस ड्रग्स नहीं है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है WBC काउंट को कम करते हैं, ठीक है। तो हम इनको WBC के कैंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी एमेटिक के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड को, लेकिन मोस्टली डिक्सामेथासोन है द मोस्ट प्रोमिनेंट एंटी एमेटिक इफेक्ट, ठीक है। इसको हम दूसरे एंटी एमेटिक के साथ भी कंबाइन करके दे सकते हैं। इसके बाद है एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ग्लूकोकार्टिकाइड या कार्टिकोस्टेरॉइड। तो एक्चुअली जो कार्टिकोस्टेरॉइड है इसको दो क्लासों में हम डिवाइड करते हैं, मिनरलोकार्टिकाइड और ग्लूकोकार्टिकाइड। मिनरलोकार्टिकाइड वो कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो कि मिनरल के मेटाबॉलिज्म के साथ इनका रिलेशन है। ग्लूकोकार्टिकाइड वो हैं जिनका ताल्लुक ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से है, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट दोनों के तकरीबन सेम है, लेकिन एक्चुअली द ग्लूकोकार्टिकाइड और कार्टिकोस्टेरॉइड्स और मिनरलोकार्टिकाइड्स दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट द डिफरेंस लाइज बिटवीन मोस्टली इन देयर इफेक्ट ऑन मिनरल और ग्लूकोज, ठीक है। तो जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इसका जो मैकेनिज्म एडवर्स इफेक्ट है, ये हाइपरग्लाइसीमिया काज कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। तो अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसका ब्लड शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये ल्यूकोपीनिया काज कर सकते हैं, WBC काउंट को कम करते हैं, अल्सर को बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये अमीनो सप्रेसेंट है। तो और ये ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाता है। तो अगर किसी को डायबिटिक फुट है, फुट अल्सर है, तो वो इससे सेवियर हो जाएगा। स्टोमाटाइटिस ये काज कर सकता है, वेजाइनल थ्रश काज कर सकता है, ओरल थ्रश भी काज कर सकता है। एक्चुअली द थ्रश इज द डिजीज ऑफ द म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स ऑफ द बॉडी, मोस्टली बाय द फंगस, ठीक है। तो ये चूँकि कैंडाइडा अल्बिकांस जो फंजाई है उसको ग्रो करने में हेल्प देता है। तो मोस्टली जब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं और साथ में कार्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये बैक्टीरिया को तो किल कर लेता है एंटीबायोटिक, लेकिन फंजाई को किल नहीं करता, जिसकी वजह से फंगल ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिस तरह कैंडाइडा अल्बिकांस है। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं पेशेंट को, तो द मोर यूज़ ऑफ द एंटीबायोटिक्स कैन काज द प्रमोशन ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। तो वेजाइनल थ्रश या ओरल थ्रश जो है ये इससे सेवियर हो जाता है कार्टिकोस्टेरॉइड के ट्रीटमेंट से। ये ओबिसिटी काज कर सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस काज कर सकता है, यानी उससे जो बोन है वो भुरभुरे हो जाते हैं, दे कैन बी इजीली ब्रेक डाउन। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है कार्टिकोस्टेरॉइड से? वो इसलिए क्योंकि ये जो कैल्शियम सिक्रीशन है किडनी से बाहर जाता है, ये इसकी रिलीज को बढ़ाता है। बोन से ज़्यादा कैल्शियम रिलीज होकर ब्लड में आता है, और ब्लड से ज़्यादा कैल्शियम किडनी में जाता है, और किडनी से ज़्यादा कैल्शियम पास आउट होता है। तो ये क्या करता है, बोन की रिजॉर्प्शन करता है, बोन की रिजॉर्प्शन, बोन को कमज़ोर करता है, ठीक है। इसलिए ये ऑस्टियोपोरोसिस करता है। तो जिसकी हड्डियाँ कमज़ोर है उनको कार्टिकोस्टेरॉइड नहीं देनी चाहिए, ओरल या इंजेक्टेबल, ठीक है। इसके अलावा ये मेंटल रिटार्डेशन करते हैं। ये कुशिनाइड सिम्टम्स को एग्रेवेट करता है। किसी को अगर कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, तो उसके जो सिम्टम्स हैं या उससे मिलते जुलते सिम्टम्स क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं कुशिनाइड सिम्टम्स या कुशिनाइड प्यूपल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर फैट्स की एक्यूमुलेशन होती है, और चेहरा जो है इसके जो सबकुटेनियस फैट है
इसकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है मोस्टली चेहरे में। तो इससे जो फेस है वो मून फेस बन जाता है, चांद की तरह गोल फेस, ठीक है, और मोटा हो जाता है चेहरा। तो इसको हम कहते हैं मून फेस। इसके अलावा जो उसका मुंह है वो मछली की तरह नज़र आता है, इसको हम कहते हैं फिश माउथ। और जो फेट एक्यूमुलेशन है वो सर्वाइकल रीजन के नीचे दो जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर गर्डल, इसके बीच में वर्टेब्रल कॉलम के ऊपर एक फेट एक्यूमुलेशन बनती है जिसको हम बोलते हैं बफेलो हम्प, ठीक है। इसके अलावा जो एब्डामिन है उसके अंदर जो एडिपोस टिश्यू हैं वो भी साइज़ में ज़्यादा हो जाते हैं जिससे पेट लटक जाता है, इसको हम कहते हैं पेंडुलस बिली। तो द ओवर यूज ऑफ द कार्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूसेस कुशिनाइड सिम्टम एंड कैन इंक्रीज द कुशिंग सिंड्रोम। इसके अलावा ये हाइपरटेंशन को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, हाइपरटेंशन की तरफ जाता है। तो अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो कार्टिकोस्टेरॉइड से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये स्काइज़ोफ्रेनिया जो मेंटल डिजीज़ है इसको ज़्यादा करता है, इसके सिम्टम्स को एपिलेप्सी को भी ज़्यादा करता है और टेराटोजेनिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके नीचे हमने कुछ डोजेज लिखे हैं कॉमनली यूज़ कार्टिकोस्टेरॉइड के। डिक्सामेथासोन जो है ये क्रीम ऑइंटमेंट की सूरत में भी अवेलेबल है, इंजेक्शन भी है, टेबलेट भी है। इंजेक्शन इसका 4 मिलीग्राम आता है, 8 मिलीग्राम भी आता है, टेबलेट इसके 0.5 मिलीग्राम आते हैं। बेटामेथासोन जो है ये क्रीम की सूरत में भी अवेलेबल है, इंजेक्शन भी है, टेबलेट भी है। टेबलेट जो है ये 0.5 मिलीग्राम की सूरत में आता है। इसके अलावा ये इन्हेलेशन स्प्रे जो है अस्थमा के लिए जो यूज़ होते हैं इनमें भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रेडनिसोलोन जो है इसका सिरप भी आता है 15 मिलीग्राम पर 5 ml, और इसका जो टेबलेट है वो भी आता है 5 मिलीग्राम पर टेबलेट। थैंक्स।